हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कि 3 एक्सिस अगर मशीनिंग करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉडल है, तो 3 एक्सिस में हम लोग कैसे इसको मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये आज पहला ट्यूटोरियल है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एरिया क्लियरेंस जो बेसिकली रफिंग के लिए यूज़ होता है, राइट। तो उसमें आप कैसे ऑपरेशन पैरामीटर्स वगैरह सब सेट कर सकते हो और कैसे आप इसमें टूल पाथ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ऑपरेशन पैरामीटर है एरिया क्लियरेंस रफिंग के लिए 3 एक्सिस में। तो सबसे पहले तो हमने जो मॉडल है वो अपना ओपन किया है। तो हम यहाँ से जाएंगे कैमवर्क्स फीचर ट्री में, राइट। यहाँ से सबसे पहले हम मशीन डिफाइन करेंगे कि हमारा मिल मैट्रिक मशीन है, ओके। स्टॉक मैनेजर अभी आप देख सकते हो कि बाउंडिंग बॉक्स लिया है उसने, तो ये स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो मुझे चाहिए कि मुझे राउंड स्टॉक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस कैड में जाएंगे, टॉप फेस पे या तो बॉटम फेस पे हम लोग स्केच लेंगे, जहाँ पर भी आप लेना चाहो, राइट। और उसको हम कन्वर्ट एंटिटीज़ कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो राउंड सर्कुलर एज है वो स्केच में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अभी वापस हम CW में आएंगे कैमवर्क्स फीचर ट्री में, और जो हमारा स्टॉक मैनेजर है उसको डबल क्लिक करो या तो राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन आप ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप जाओगे एक्सट्रूड स्केच, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आप स्केच सिलेक्ट करोगे तो जो राउंड सर्कुलर स्केच हमने बनाया था वो सिलेक्ट हो जाएगा। और हाइट के लिए हम लोग टॉप फेस सिलेक्ट करेंगे, तो उतनी पर्टिकुलर हाइट वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो सर्कुलर ब्लॉक अभी डिफाइन हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मिल पार्ट सेटअप बनाएंगे। तो स्टॉक मैनेजर पर राइट क्लिक, मिल पार्ट सेटअप, फेस सिलेक्ट। तो आप ये एरो देख सकते हो कि ये डायरेक्शन में हमको मशीनिंग करना है। तो हमारा एरो जो है वो सेट हो गया। ग्रीन कलर के आइकन को क्लिक करोगे, दैट इज़ ओके, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक मिल पार्ट सेटअप बन गया। अभी उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, तो 3 एक्सिस फीचर है तो उसके लिए हम लोग मल्टी सरफेस फीचर बनाएंगे, राइट। 2 एक्सिस होता है तो हम फीचर बनाते हैं, तो यहाँ पर हम मल्टी सरफेस फीचर बनाएंगे। सिलेक्ट ऑल फेस, आपको ये चीज़ ध्यान में रखने कि आपको खाली उतने फेस सिलेक्ट नहीं करना है जितना मशीनिंग करना है, आपको जो है वो सारी फेसेस सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये एक गलती नहीं होनी चाहिए, आपको सिलेक्ट जो है वो सारी फेसेस करनी है, ओके। तो ये आपका मल्टी सरफेस फीचर बन गया है। अच्छा, कई बार आपको लगता है कि जैसे मैंने मल्टी सरफेस फीचर को सिलेक्ट किया तो एक ग्रीन जो भी सरफेसेस है वो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये ग्राफिक ज़्यादा खा रहा है, राइट। तो कई बार इससे हो सकता है कि अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो सिस्टम थोड़ा स्लो वर्क करता है, तो उसको आप राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हो, जिससे आपका फीचर तो एक्टिव रहेगा लेकिन आपको जो ग्रीन कलर का सिलेक्शन दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, राइट। आपको डिलीट या सप्रेस नहीं करना है, आपको खाली हाइड करना है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने बताया कि हम आज एरिया क्लियरेंस देखने वाले हैं। तो 3 एक्सिस मिल ऑपरेशन पर राइट क्लिक जाओगे तो वहाँ पे आपको एरिया क्लियरेंस मिलेगा। क्लिक करके आप जैसे ही जाओगे वो आपको टूल सिलेक्शन के लिए पूछेगा, आप कटर सिलेक्शन कर सकते हो, ओके। और टूल सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपको ऑपरेशन पैरामीटर में ले आएगा। तो अभी हमने 20 का एन मिल लिया हुआ है, आप चाहो तो 32 का एन मिल भी यूज़ कर सकते हो, 16 का एन मिल, जो भी आपके पास टूल्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। फीड RPM में जाओगे तो आप उसका फीड और RPM जो भी है वो सेट कर सकते हो। आप बोलो 20 का कटर है तो मुझे 2200 का RPM रखना है, 2000 का फीड रेट रखना है अगर हाई फीड कटर है तो जो भी वैल्यूज है आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो, ओके। पैटर्न में जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न है, जहाँ पे आपको साइड में इमेजेस भी दिखा रही है कि अगर पॉकेट आउट है मतलब सेंटर में उतर के वो बाउंड्री के साइड जाएगा, अगर पॉकेट इन रहेगा तो बाहर से उतर के अंदर की साइड आएगा। तो अगर कोर मशीनिंग करना है, आउटर मशीनिंग, तो हम पॉकेट इन लेंगे, लेकिन अगर कैविटी मशीनिंग करना है, जैसे ये है इनसाइड कैविटी मशीनिंग करना है, तो हम लोग पॉकेट आउट लेंगे, राइट। लेस मेथड है, तो जैसे हम लोग जिगजैग वे में चलाते हैं वैसा आपको अगर चलाना है तो वैसा आप टूल पाथ बना सकते हो। एडेप्टिव मेथड है, जो बॉटम से लेकर टॉप तक मशीनिंग करता है, राइट। तो ये अगेन एक हाई फीड एक हाई फीड टूल पाथ है, जहाँ पे आप डेप्थ ऑफ कट मैक्सिमम यहाँ पे ले सकते हो। तो ये पर्टिकुलर मॉडल के लिए हम लोग आज पॉकेट आउट यूज़ करेंगे, राइट। बाकी मैं और मॉडल शेयर करूँगा जिसमें आप बाकी सब मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे पॉकेट आउट लेंगे। यहाँ पे इसने पूछा है हमको स्टेप ओवर,
मतलब कि 50% ऑफ द कटर डाया वो शिफ्ट होना चाहिए एक पास लगने के बाद। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपको जो भी लगता है वो स्टेप और आप सेट कर सकते हो। अभी हम आते हैं एरिया क्लियरेंस के पेज पे। तो यहाँ पे उसने पूछा है XY फिनिश, मतलब XY में आपको कितना अलाउंस छोड़ना है फिनिशिंग के लिए। तो आप बोलो कि मुझे 0.25 mm मटेरियल छोड़ना है। सेम वे Z है तो Z में आप बोलो मुझे 0.1 mm मटेरियल छोड़ना है, राइट। या तो अगर Z में 0 करना है तो आप 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Z में वैसे ही कुछ नहीं है। अगर आप चाहो कि नहीं फिनिशिंग के लिए अलग टूल यूज़ करना है, इससे फिनिशिंग नहीं करना है, तो आप 0.1 या 0.15 अलाउंस रख सकते हो, ठीक है। ये जो आता है अवॉइड अलाउंस, मतलब कि अगर आपने इसमें कुछ अवॉइड एरिया रखा है कि मुझे इतने पोर्शन में मशीनिंग नहीं करना है, तो ये उसका एक्यूरेसी सेट करता है। अब इसके अंदर तो हमने ऐसा कोई अवॉइड एरिया देना नहीं है, हमको सब कुछ मशीनिंग करना है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो, फिलहाल कोई चेंज नहीं होगा। मैक डेविएशन मतलब आता है मशीन डेविएशन, मतलब कि आपका जो भी एक्यूरेसी रहता है, जैसे ये कव, यहाँ पर एक कव है, तो ये कव कितने एक्यूरेसी में वो मेंटेन करेगा। तो वैसे भी हमको वहाँ पे फिनिश का टूल पाथ चलाना ही है, तो अभी हम इसको रफिंग में ज़्यादातर हम 0.1 ही इसको मशीन डेविएशन सेट करते हैं। सेम वे फेसेट डेविएशन रहता है, राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से वो उसको चेक करता है, तो वो हम 0.01 रखेंगे, राइट। यहाँ पे एडेप्टिव स्टेप डाउन नहीं देना है क्योंकि हम लोग इसको नॉर्मल कट करेंगे। और डेप्थ ऑफ कट ऑफ 1 mm जो भी आपका कटर के हिसाब से वो आप दे सकते हो। डायरेक्शन आप मिलिंग में क्लाइंब और कन्वेंशनल, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप उसको यूज़ कर सकते हो। एनसी पेज में आओगे, दैट मीन्स कि आपका जो रैपिड प्लेन है, मतलब होम पोजीशन से आपका कटर पहले कितने mm आके रुकेगा, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि 25 या 50 mm पहले आके वो रुकेगा। उसके बाद आता है लिंक्स पेज, मतलब कि अगर एक जगह से उठकर उसको दूसरी जगह जाना है, वो लिंक कनेक्ट करनी है, तो वो ऐसे कर्व में कनेक्ट करेगा या तो लाइन में कनेक्ट करेगा। तो स्ट्रेट लाइन इज़ बेस्ट ऑप्शन, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। देन अगेन इसमें आएगा बाय प्रोसेस, बाय लेवल और टू डेप्थ बाय रीजन, राइट। तो आप बाय लेवल करोगे तो बाय लेवल भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉकेट है, इसमें 2 पॉकेट है नहीं, तो आप जो भी रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाय लेवल रखते हो तो वो लेवल बाय लेवल कट करेगा, और टू डेप्थ बाय रीजन करते हो तो वो एक डेप्थ कट करके ही वो दूसरे में जाएगा, राइट। सेम वे आपका जो भी कॉर्नर्स है वो शार्प चाहिए या राउंड चाहिए, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, लाइक दिस, राइट। राउंड चाहिए तो आप उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कितना रेडियस होना चाहिए। शार्प चाहिए तो आपको कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लीडिंग लीड आउट, मतलब कि मेरा जो टूल है वो पहले होम पोजीशन में है, वहाँ से वो 25 mm तक वो रैपिड में आएगा। उसके बाद अगेन वो जहाँ Z0 लिया है वहाँ से ऊपर वो 2.5 mm तक वो रैपिड में आएगा, और फिर वो ये जो 2.5 mm है वो डिस्टेंस वो कवर करेगा यहाँ पे जो हमने फीड रेट दिया हुआ है, राइट। तो वो जो लीडिंग फीड रेट है उस उतनी स्पीड में वो 2.5 mm कवर करेगा। उसके बाद फिर वो मशीनिंग करना शुरू करेगा। तो सेम वे लीड आउट में भी ऐसा ही होगा कि पहले वो ऊपर 2.5 mm उठेगा, फिर वो रैपिड में ऊपर जाएगा। डायरेक्ट जैसे टूल पाथ खत्म होगा वैसे ही वो रैपिड में ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो लीडिंग लीड आउट की लेंथ आप 1 mm भी रख सकते हो, 5 mm भी रख सकते हो, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अगर आपको सीधा लेके आके प्लंज करना है तो करो, या तो आप उसमें रेडियस चाहिए तो रेडियस भी डाल सकते हो, जिससे आपकी टूल लाइफ अच्छी हो। तो आप लीड आउट और लीडिंग में रेडियस भी डाल सकते हो, ओके। यहाँ पे आपका आएगा कि आपकी कटर जो है वो एंट्री कैसे करेगी। अगर प्लंज करोगे तो सीधी कटर अंदर होकर, हमने जो डेप्थ ऑफ कट दिया 1 mm, तो सीधा 1 mm वो अंदर उतरेगी। उसकी जगह पर आप बोलो कि नहीं मुझे रैम्पिंग में लाना है, एंगुलर में अंदर लाना है, तो आप एंगुलर में उसको कितना डिग्री ड्राफ्ट देना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, राइट। एडवांस पेज के अंदर आपका रहेगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है स्टॉक, राइट, उसके अंदर ही रखना है ऑन सेंटर, या अप टू, मतलब कटर जो है वो आपके प्रोफाइल के अंदर ही रहेगी। सेंटर रखोगे तो प्रोफाइल हाफ अंदर रहेगी कटर और हाफ बाहर रहेगी। अगर पास्ट रखोगे तो आपकी प्रोफाइल की बाहर पूरी कटर जाएगी, राइट। तो अभी हम इसको ऑन सेंटर रखेंगे, तो मुझे जो है वो प्रोफाइल के अंदर ही मेरा टूल रखना है, राइट। यहाँ पे आप आते हो लाइन मूव्स। तो अगर आपको XYZ में आउटपुट लेना है
तो आप लाइन मूव्स ओनली रखोगे। अगर आपको कर्व में आउटपुट लेना है, दैट इज़ IJ के ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे इसको लाइन मूव्स हटा के आप डेविएशन यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको उसमें 0.001 टॉलरेंस में आपको आउटपुट चाहिए, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर आपका रेडियस वाला मॉडल है तो अगर आप IJ के में आउटपुट लेते हो तो आपका जो फिनिशिंग है वो अच्छा आता है, चैटरिंग मार्क्स नहीं आते हैं, काफ़ी कुछ आपका प्रॉब्लम जो है फिनिशिंग को लेके वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप IJ के में ऑप्शन लेना चाहते हो तो लाइन मूव्स ओनली हटा दोगे। अगर लाइन मूव्स ओनली रखा है तो वो खाली XYZ वैल्यूज़, मतलब वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो XYZ में ही आपको देगा, राइट। इतना सेट करने के बाद ओके, और आप उसको बोल सकते हो जनरेट टूल पाथ। जनरेट टूल पाथ करने के बाद आपने जो भी सेटिंग्स यहाँ पे किया उस हिसाब से आपको यहाँ पे टूल पाथ मिल जाएगा, राइट। हमने 20 का कटर यूज़ किया है, मतलब कि जो भी मेरे कॉर्नर से वहाँ पे 10 mm का रेडियस बनेगा। अगर आप इसका सिमुलेशन चेक करो, स्पीड बढ़ा सकते हो, तो ये देखिए कि यहाँ पे 20 का कटर हमने यूज़ किया है तो वो 10 mm का मटेरियल यहाँ पे छोड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अभी है कि इसमें सेमी फिनिश का एक टूल पाथ बनाना है, राइट। तो सेमी फिनिश का टूल पाथ बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यही एरिया क्लियरेंस को मैं कॉपी कर लूँगा, राइट, ताकि मैंने जो भी सेटिंग्स किए वो मुझे वापस से सारे सेटिंग्स ना करने पड़े। अभी इसमें जो भी चेंजेस करना है मैं खाली वो करूँगा। जैसे सबसे पहले है कि मुझे टूल सिलेक्ट करना है, तो 20 mm का कटर चलाने के बाद डायरेक्ट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि 10 का कटर चलाना चाहता हूँ या 12 का, जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने 10 mm का कटर लिया है। एरिया क्लियरेंस में जाके आप अलाउंस वो चेंज नहीं करना है तो नहीं कर सकते, लेकिन डेप्थ ऑफ कट अगर आप बोलो कि 0.5 का रखना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है जो चेंज करना है वो आपको जाना है रेस्ट मशीनिंग में। रेस्ट मशीनिंग में आपको जाके डिफाइन करना है फ्रॉम WIP, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। अगर प्रीवियस टूल बोलोगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका प्रीवियस टूल कौन सा था, उसका डायामीटर क्या था वगैरह वगैरह। अगर आप फ्रॉम STL फाइल बोलते हो तो आपको उसकी कास्टिंग फाइल दिखानी पड़ेगी, राइट। यहाँ से आप ब्राउज करके वो फाइल ला सकते हो अगर आपके पास है तो, मशीनिंग अलाउंस वाली फाइल। नहीं है तो आप करंट पार्ट को भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मुझे करंट पार्ट पे पूरे में हर जगह पे नहीं चलाना है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा फ्रॉम WIP वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जैसे ये दो इमेज में आप डिफ़र कर सकते हो कि पहला जो टूल पाथ है बड़ी कटर वो इतने जगह पे चल गई, लेकिन वो ये रेडियस वाले पोर्शन में नहीं चला है, तो ये छोटी कटर खाली वही पोर्शन में मेरा जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम WIP सिलेक्ट करेंगे, ओके, और इसको अभी हम बोलेंगे जनरेट टूल पाथ। तो जब 20 की कटर चली थी तो उसने सब कॉर्नर्स में मटेरियल छोड़ा था, तो ये 10 mm की कटर है तो वो खाली कॉर्नर्स में ही जाएगी। अगर पूरा टूल पाथ आप 10 mm की हैंड मिल से करने जाओगे तो आपका साइकिल टाइम काफ़ी आएगा, तो ये आपका साइकिल टाइम में भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देगा, प्लस आपका जो भी टूल लाइफ वगैरह है वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। अभी आप बॉटम में देख रहे हो कि जो लिंक्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो बॉटम फिनिश भी आपका होगा, प्लस आपका जो भी एंट्री हो रहा है वो रेडियली हो रहा है, राइट। और हर एक कॉर्नर पे जितने भी कॉर्नर है वो हर एक कॉर्नर में जाके वो मशीनिंग कर रहा है जिसने जहाँ मटेरियल छोड़ा है। तो इसका आप डायरेक्ट अगर सिमुलेशन देखना चाहो तो सिमुलेट करके, एक मिनट, इसको सिमुलेट टूल पाथ अप टू करंट, तो आगे का जो टूल पाथ है वो ऑटोमेटिक सीधा आपको करके दे देगा, और उसके बाद आप खाली इसका ही सिमुलेशन चेक कर सकते हो। ये देखो, अगर ये 10 का कटर चलेगा तो ये अभी 5 mm का कॉर्नर रेडियस छोड़ेगा, लेकिन जो एक्सेस मटेरियल है वो निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर हम फिनिश, ये जो है वो सेमी फिनिश का टूल पाथ है, फिर फिनिश में हम और इससे छोटी कटर लेके मशीनिंग कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि आप किस तरीके से एरिया क्लियरेंस, मतलब जो रफिंग का टूल पाथ है वो बना सकते हो, उसमें कौन से ऑप्शंस क्या सेट करने पड़ते हैं। एक और ऑप्शन इसके अंदर आता है, जैसे आपका ये जो डेप्थ है उसकी डेप्थ अराउंड कुछ 30 mm है, लेकिन आपको है कि आपका जो टूल पाथ है वो 15 mm तो मशीनिंग हो चुका है, बाकी का 15 mm आपको मशीनिंग करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ से आप टॉप ऑफ स्टॉक की जगह पर आप यूज़र डिफाइन कर दोगे,
राइट। यहाँ से मैं बोलूँगा पिक पॉइंट में जाके आप सिलेक्ट करो कि ये पॉइंट है, तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि माइनस, राइट, 15 mm तक मशीनिंग हो चुका था, तो एक का 2 mm ऊपर से आपको शुरू करना है, फॉर एग्जांपल -13, राइट, और प्रीव्यू। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टूल पाथ है वो 13 mm ऊपर से ट्रिम हो जाएगा और बाकी नीचे ही वो मशीनिंग करेगा, राइट। अगर आप बोलो कि नहीं -10 mm से शुरू होना चाहिए, ओके, प्रीव्यू, तो 3 mm का आपका जो टूल पाथ है वो बढ़ जाएगा। अगर सेम चीज़ आपको बॉटम से करनी है कि बॉटम तक नहीं जाने देना है, तो इसको हम टॉप ऑफ स्टॉक करेंगे और बॉटम ऑफ स्टॉक में हम लोग यूज़र डिफाइन करेंगे कि जो हमारा बॉटम है तो -30 है, तो वहाँ से वो 5 mm ऊपर रहना चाहिए, राइट। तो वो जो टूल पाथ है वो नीचे से 5 mm ट्रिम करेगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, रीवर्क आता है, मेंटेनेंस का जॉब आता है, जहाँ से आपको डिफाइन करना रहेगा कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से एंड करना है, तो ये आप यूज़ करके टोटल जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशंस मैंने आपके साथ शेयर किए एरिया क्लियरेंस रफिंग को लेके, वो काफ़ी हद तक आपका जो भी डाउट्स है कि 3 एक्सिस में रफिंग का टूल पाथ कैसे बनाते हैं वो आपका सॉल्व हो चुका होगा। थैंक यू।